और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर आने वाली है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आदि गोदरेज होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। हमने देखा भारतीय बाजार हफ्ते की शुरुआत के पहले कारोबारी सत्र में कमजोरी के साथ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और उसकी बड़ी वजह है जो ग्लोबल लैंडस्केप था। हमने देखा था शुक्रवार के कारोबारी सत्र में यूरोपियन मार्केट्स कमजोर थे, अमेरिकन मार्केट्स भी फ्लैटिश रुझान के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। और दिक्कत की बात जब आज सुबह एशियाई बाजारों ने कारोबार की शुरुआत करी तो वो सॉफ्ट यानी कहना चाहिए सुस्त ट्रेड होता हुआ नजर आया था और वहीं से इनिशियल इंडिकेशंस आ गए थे कि भारतीय बाजारों में आज कमजोरी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% के आसपास की कमजोरी अब आपको देखने को मिलेगी। यूरोपियन मार्केट जो अब से कुछ ही देर पहले खुले हैं वहां पे भी एकदम सपाट ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। जनवरी के बाद से अब तक के सबसे लोज के आसपास शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में यूरोपियन मार्केट्स क्लोज हुए थे और अभी भी उन लेवल्स के आसपास ही आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। रुपये में एक बार फिर से कमजोरी देखने को मिल रही है। 5960 5970 के लेवल्स के आसपास अब रुपया जा चुका है तो ऑब्वियसली उसका भी इंपैक्ट भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रहा है। लेकिन दिक्कत की बात बड़ी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की ज्यादा पिटाई हो रही है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स इस टाइम पे 2.25% की कमजोरी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और यही वजह है कि मार्केट ब्रेथ टोटली निगेटिव है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है 1:4.5 का रेशियो है, यानी कि हर 2 बढ़ने वालों के सामने इस टाइम पे 9 शेयर बाजार में ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कहां से आ रही है कमजोरी? रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक्स, इंफ्रा, पावर, ऑयल एंड गैस, ये खास तौर पर ये पॉकेट्स हैं जो बाजार में कमजोरी को लीड कर रही हैं। इनफैक्ट तमाम सेक्टरल इंडस्ट्रीज आज के ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे रडार पे है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आदि गोदरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोदरेज साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेहद चैलेंजिंग है, आपसे जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री में किस तरह का इंपैक्ट स्लोडाउन का देखने को मिला है और क्योंकि हम गोदरेज कंज्यूमर पे आज खास तौर पे फोकस कर रहे हैं, इस कंपनी में स्लोडाउन का कितना इंपैक्ट आया है? एफएमसीजी में कोई स्लोडाउन नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि फोर्थ क्वार्टर पिछले साल में भी ग्रोथ अच्छा रहा है, पहले क्वार्टर में भी मैं समझता हूँ ग्रोथ अच्छा रहेगा और मैं समझता हूँ कि साल भर ग्रोथ अच्छा रहेगा क्योंकि रूरल डिमांड अब बढ़ सकता है क्योंकि मॉनसून बहुत अच्छा शुरू हुआ है और मॉनसून अच्छे होने से रूरल डिमांड बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि एफएमसीजी में डिमांड अच्छा रहना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में भी। जब आप कह रहे हैं इस खराब वातावरण, इस खराब एनवायरनमेंट में डिमांड अभी भी रोबस्ट देखने को मिल रहा है एफएमसीजी स्पेस में, तो क्या डिमांड में क्या एक डाउन ट्रेडिंग देखने को मिल रही है? शायद लोग चीपर गुड्स की तरफ मूव करते हुए नजर आए, ऐसा कुछ मार्केट प्लेस में आपने विटनेस करा है सर? नहीं, ऐसा कुछ विटनेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत करके लोग की सैलरी अच्छी रही है, सैलरी में इंक्रीज भी आई है इस साल। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का इफेक्ट नहीं रहेगा। क्या मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट का डिले हो रहा है, इसलिए तो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग ऐसी इंडस्ट्री पे असर आ रहा है और एफएमसीजी पे असर बहुत कम है। क्योंकि आपने मॉनसून की बात करी, डेफिनेटली एक पॉजिटिव अच्छे नोट पे मॉनसून की शुरुआत हुई है। कैटास्ट्रॉफ को हटा दें तो होपफुल हैं कि आप सेकंड हाफ में इस साल की रूरल डिमांड में एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे गोदरेज कंज्यूमर कितने हद तक रूरल पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है? गोदरेज कंज्यूमर का रूरल सेल्स लगभग 1/3 है, तो हमारे टोटल सेल्स में 1/3 रूरल है और मैं समझता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में रूरल डिमांड जरूर बढ़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर खास करके मॉनसून खराब था। मॉनसून के कारण रूरल डिमांड पे थोड़ी असर पड़ी थी। इस साल मॉनसून बहुत अच्छा लग रहा है और सब फोरकास्ट है बोथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट में कि इस मॉनसून बहुत अच्छा रहेगा और इससे मैं समझता हूं कि डिमांड अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इस साल एफएमसीजी सेक्टर के लिए पिछले साल से अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कंपनी जानी जाती थी हाल फिलहाल एक एग्रेसिव एक्विजिशन स्प्री पे थी ये कंपनी खास तौर पे। अब जब ग्लोबल और डोमेस्टिक संकेत बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, हालांकि आप स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसे स्लोडाउन के ट्रेसेस देखने को नहीं मिले, मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ से गोदरेज कंज्यूमर की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या आपने करंट ऑपरेशंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे? जो रिसेंट इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपने दिखाई थी उस पर आप कंसोलिडेशन फेज पे जाती हुई नजर आएगी ये कंपनी, या फिर यहां से अभी भी इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस रहेगा अब्रॉड में? हमारा इनऑर्गेनिक ग्रोथ चलता रहेगा। हमारी स्ट्रैटेजी है
जो हम कहते हैं इंटरनेशनल एक्विजिशन में 3x3, माने 3 कॉन्टिनेंट्स जो डेवलपिंग वर्ल्ड के हैं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में हम 3 कैटेगरी जैसे कि हाउस होल्ड के और पर्सनल प्रोडक्ट्स में एक्विजिशन देखेंगे। एक बड़ा एक्विजिशन हमने तय किया है अफ्रीका में, वो हम स्टेजेस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो है डार्लिंग, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा है बिजनेस है, उसको स्टेजेस में हम ले रहे हैं। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका का, मोजाम्बिक का, नाइजीरिया और कीनिया का इंटीग्रेट कर दिया है। आते फेज में थोड़े महीनों में युगांडा, टांजानिया और गाना भी इंटीग्रेट करेंगे और आते वक्त में और भी देश इंटीग्रेट करेंगे। तो हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ चालू रखेंगे। दूसरा हमारा स्ट्रैटेजी है, हम उसको कहते हैं 10x10, माने 10 साल में 10 टाइम्स होना चाहिए। वो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 26% का। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ हम समझते हैं लगभग 20% रहेगा और बाकी का इनऑर्गेनिक ग्रोथ से आएगा। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी चालू है और हम समझते हैं कि हम जरूर इंप्लीमेंट कर सकेंगे। और पिछले 2 साल देखो तो हमारा ग्रोथ इससे आगे रहा है, 30% से ज्यादा रहा है। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई मुश्किलें नहीं आएगी। सर, जब आप 10x10 स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, यानी कि इस पूरे दशक में आप 10 गुना ग्रो करने की बात कर रहे हैं, मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, क्या ये गोदरेज ग्रुप के लिए स्ट्रैटेजी थी या फिर स्पेसिफिकली गोदरेज कंज्यूमर के लिए स्ट्रैटेजी थी? ये कोइंसिडेंटली गोदरेज ग्रुप की भी वही स्ट्रैटेजी है, 10x10, और गोदरेज कंज्यूमर की भी है। कोई कंपनीज हम समझते हैं फास्टर ग्रोथ होगा, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में हम इससे फास्टर ग्रोथ देखेंगे, लेकिन कोई बिजनेसेस ऐसे भी रहेंगे जिसमें इतना ग्रोथ नहीं रहेगा। सो एवरेज गोदरेज ग्रुप का भी ग्रोथ हम समझते हैं ये 10x10 के प्रमाण में रहेगा। ओके, क्योंकि आप कह रहे हैं जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं यानी कि अधिग्रहण की जो स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की, वो यहां से कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि इस टाइम पे गोदरेज कंज्यूमर की बैलेंस शीट का क्या हाल है? कितने डेट, कितने कैश पे आप बैठे हैं सर? बैलेंस शीट का बहुत अच्छा हाल है। डेट इक्विटी रेशियो अब लगभग 0.5 है और डेट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 0.05 है। तो बहुत कंफर्टेबल डेट इक्विटी रेशियो है। हम और भी डेट ले सकेंगे बैलेंस शीट पे। हमने इक्विटी भी रेज की है रिसेंट पास्ट में और हम समझते हैं कि हमारा बैलेंस शीट ये ग्रोथ जरूर सपोर्ट कर सकेगा। क्योंकि मैं डेट की बात कर रहा हूं, एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, रुपए में हम देख रहे हैं लगातार कमजोरी, अब 60 के लेवल्स के आसपास रुपया जाता हुआ नजर आएगा। आपकी बुक्स में जो डेट है सर इस टाइम पे, उसमें से कितना फॉरेन लोन है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उसे क्वांटिफाई कर सकें, क्योंकि वहां पे दिक्कतें आपके उस लिहाज से एग्रीवेट होंगी रुपए में कमजोरी के चलते। दूसरा, क्योंकि रुपए में दूसरा इंपैक्ट आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर आपका भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट आइटम जैसे पाम ऑयल जैसी इंपॉर्टेंट आइटम्स आप इंपोर्ट करते हैं, तो क्या आपके कच्चे माल की लागत में कुछ बढ़त देखने को मिली है इस कमजोरी के चलते? पहले तो हमारा जो डेट है वो सब डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है, क्योंकि हमने ये डेट केवल इंटरनेशनल एक्विजिशन के लिए लिया हुआ है और हमारे अर्निंग्स भी, फॉरेन अर्निंग्स भी डॉलर बाय एंड लार्ज डॉलर डिनोमिनेटेड रहती है। रॉ मटेरियल में पाम ऑयल के दाम काफी घट गए हैं। रुपी डिप्रिसिएशन से थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन तो भी इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर से कम रहेगा। हाल में खबरें आई थी मेरे ख्याल से पिछले इस साल के अंत में, 13 के अंत में, मार्च में आपने घोषणा करी थी कि आपने जो इंडोनेशियल सब्सिडरी है उसमें जो नॉन कोर फूड बिजनेस था उसे डाइवेस्ट कर दिया था। कोई स्पेसिफिक रीजन इसे डाइवेस्टमेंट करने का? क्योंकि गोदरेज ग्रुप लगातार इंडिकेशंस दे रहा है कि नॉन कोर एसेट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, तो यहां से और भी कुछ योजनाएं? हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमारी इंडोनेशियन सब्सिडरी थी, वो सबसे बड़ी हमारी सब्सिडरी है। उसमें हम बहुत हाउस होल्ड और पर्सनल केयर में बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट्स है, स्ट्रांग ब्रांड्स है। उसके साथ एक फूड का भी बिजनेस था, वो स्ट्रेटेजिक नहीं है हमारे लिए। हमारे ग्रुप में भी हम फूड बिजनेस स्ट्रेटेजिक नहीं समझते हैं और इसलिए बहुत अच्छा ऑफर हमें मिला था, तो हमने ये डाइवेस्ट कर दिया था 4th क्वार्टर में। इससे काफी अच्छी प्रॉफिट भी बुक की गई है। अब हमारा एक वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्री
में एक इन्वेस्टमेंट था गोदरेज हर्शी करके, जो फूड्स बिजनेस में था, वो भी हमने हर्शी कंपनी को डाइवेस्ट कर दिया था लास्ट ईयर में। अब हमारा एक ही फूड बिजनेस है, वो बहुत अच्छी तरह चल रहा है। वो है एक्चुअली जनरल फूड में नहीं है, खास करके चिकन में है। वो गोदरेज टाइसन है, वो गोदरेज एग्रोवेट की सब्सिडरी है। क्योंकि नॉन कोर एसेट सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गोदरेज कंज्यूमर से थोड़े बियॉन्ड आ चुके हैं, मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, बीच में बहुत ज्यादा अटकलें थी, खबरें थी कि गोदरेज ग्रुप ज्योमेट्रिक, जो कि एक आईटी कंपनी है, उससे एग्जिट करने की योजना बना रहा है। कोई स्पेसिफिक अपडेट उस योजना को लेकर? उसके बाद में गोदरेज कंज्यूमर में एक बार वापस लौटूंगा सर। नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। सर, आपका आईटी सर्विसेज कारोबार से भी एग्जिट करने की योजना थी, बीच में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि हम नॉन कोर एसेट सेल की बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली उस पर जानना चाहूंगा, कोई अपडेट? नहीं, गुड। आईटी सर्विसेज में हमारी केवल एक कंपनी है जिसमें हमारा शेयर होल्डिंग भी लगभग 30% है, करके ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर, वो अच्छी तरह चल रही है। तो कोई योजना नहीं इस टाइम पे एग्जिट करने की? नहीं। चलिए सर, मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चेयरमैन मिस्टर आदि गोदरेज से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं मैं आपको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिस कंपनी की हम आज बातचीत कर रहे हैं, उसका मार्केट कैप करीब 26,000 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में एक हेल्दी 63 से 64% के आसपास का हिस्सा है, और पिछले एक साल में अगर आपने इस काउंटर में निवेश किया होता तो लाइक टू लाइक करीब 7% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स इस काउंटर ने दिए हैं।